Hello everyone. So class ninth. In last video we have seen your force introduction देखा था अपन ने force के बारे में और types of force और साथ में अपन ने balanced and unbalanced force भी पढ़ा था. Okay, we have seen both balanced and unbalanced force and types of forces and as well as the introduction of force we have seen. So there we have studied about the force and force की डेफिनेशन अपन ने लिखी थी, इसको समझा था. उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये समझा था. सो देयर इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियो काइंडली वॉच देम. ओके, और कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप सर्च करते हैं फिजिक्स, आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स विद शिवम ऑन यूट्यूब. यू विल गेट माय चैनल एंड देयर इन अ प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 9 यू कैन फाइंड बोथ दिस वीडियो. Okay, of force introduction and that. So now we will start this, the first law of मोशन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले एक बात अपन एक बात और समझ लेते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग. ओके, दैट दिस लॉ ऑफ मोशन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस. उनको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इंसान ने केवल इसको स्टडी की है. ओके, दीज ऑल्स आर, जो चीजें अपने सराउंडिंग में होती है उन्हीं को देखकर उनके पैटर्न को हम समझते हैं और पैटर्न को समझकर हम एक लॉ बना देते हैं, बहुत सारे पैटर्न को समझकर कि इस नियम के अनुसार ये चीजें हो रही होंगी. ओके, सो दिस वी मेक हियर एंड दिस इज व्हाट वी डू. तो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. जो सबसे पहले इंसान जो थे जिनको ये सब करने के लिए मन में आए थी वो ये थे, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन में, गैलीलियो गैलीली. ओके, इन्होंने सबसे पहले फिजिक्स स्टडी करना शुरू किया था. ही वॉज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड स्टडिंग द फिजिक्स. आफ्टर हिम द न्यूटन वॉज देयर. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उनका एक्सपेरिमेंट गैलीलियो साहब ने किया था, इन्होंने किया था, और उसको फर्दर और भी ज़्यादा स्टडी करके न्यूटन साहब ने उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया था. इसलिए इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है. लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमको गैलीलियो गैलीली ने दिया. दिस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, उन्होंने बहुत, ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन फील्ड ऑफ फिजिक्स. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड स्टडीइंग फिजिक्स. उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. So first we will start about his experiment. What was his experiment? Okay, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट था कॉज ऑफ मोशन को समझना. ठीक है, कॉज ऑफ मोशन को समझना है कि मोशन का कॉज क्या होगा. ठीक है, ये समझने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या, दैट ही टुक, उन्होंने एक कंटेनर लिया कुछ इस तरह का. ठीक है, नीचे से कंप्लीटली फ्लैट था ये, और इस कंटेनर में इन्होंने एक साइड से एक बॉल ड्रॉप करना शुरू किया, रोल करना शुरू किया. तो जो बॉल थी यहाँ से नीचे जाती थी, ऐसे मूव करते हुए आगे निकल जाती थी, ऐसे मूव करते हुए आगे निकल जाती थी, और यहाँ पे इट वॉज गेटिंग सम हाइट. सपोज दिस वॉज इट्स रिलीजिंग पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे इतनी हाइट इसने गेन की. तो इन्होंने क्या किया फिर इसको, दैट व्हाट ही डिड, दैट ही फर्स्ट थिंग ही डिड कि ये जो सरफेस थी उनको लगा कि ये सरफेस बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, दैट सरफेस इज वेरी मच रफ. तो उन्होंने इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा क्या कर दिया, क्लीन कर दिया. सैंड पेपर घिसा और इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाया. और जब इसको स्मूथ बनाया तो फिर से इन्होंने, he has repeated the same experiment after making a surface a bit smooth. So what he found, the height, again it was, he kept the releasing point at the same height, but on the opposite side ball was getting a little bit more height. बॉल की जो हाइट थी गेन करने की वो क्या हो गई, बढ़ गई. when the surface is made smooth, then again he thought something, और फिर इसको और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए इन्होंने सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया. पॉलिश कर दिया तो देखा कि सरफेस बॉल जो है थोड़ी सी और भी ज्यादा, अब सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई पॉलिश करने के बाद, रफनेस लगभग नहीं के बराबर. तो बॉल
जो है अपोजिट साइड में थोड़ा सा और ऊपर चली गई, यहाँ से नीचे तक आती है और फिर यहाँ ऊपर चली गई, तो जो हाइट थी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी बॉल की। लेकिन एक समय के बाद ये इससे ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं कर पा रहे थे, और फिर देखा उन्होंने कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत रफनेस है सरफेस में, स्मूथ करने के बावजूद भी। सो व्हाट वाज हैपनिंग हियर, जब सरफेस रफ रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, देयर इज अ फ्रिक्शन, and that friction is not letting the ball to reach the top। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि अगर ये क्योंकि कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाना इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सरफेस completely, you can say frictionless, you cannot make a surface completely frictionless। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, बोला कि इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, उन्होंने क्या बोला, इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस देन द बॉल विल रीच द सेम हाइट ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम विच हाइट इट वाज रिलीज्ड। मान लो यहाँ पे वो h हाइट से रिलीज की गई थी, तो ये इस साइड पे भी अगर सरफेस कंप्लीटली स्मूथ रहती है तो वो h हाइट पे ही क्या करेगी, पहुंचेगी। दैट वाज हिज हाइपोथेसिस, उन्होंने ये बताया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्योंकि वो सरफेस को कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस नहीं कर सकी, इट वाज इम्पॉसिबल टू मेक अ सरफेस कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस, सो ही मेड अ हाइपोथेसिस, इफ सपोज द फ्रिक्शन इज कंप्लीटली frictionless, then that ball will reach the same height on the opposite side to from which height it was released, that he has said। Then again he did another thing, उन्होंने he started making this surface of this side a bit flat। Okay, he started decreasing its slope, first it was this, now second he did this, so when he was releasing from here the ball was going down and it was reaching again at the same height, so he made again a bit more less slope like this, so ball again it was reaching the same height, it was going from here, it was moving this side, it was moving, then again it was reaching at the same height, the ball was trying to reach the same height, again he made a bit more less slope, so again he see that the ball again tries to reach the same height। ओके, बॉल जब तक नहीं रुकती, जब तक उसको लगभग वही हाइट, द सेम हाइट जब उसको नहीं मिल जाती तब तक बॉल रुकती नहीं है। ओके, इन्होंने ये थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब उन्होंने बोला कि मान लो दूसरे साइड अगर अपन कोई स्लोप देते नहीं है, उसको फ्लैट रखते हैं, if we will not give surface a slope we will make it flat only, so if you release from here the ball will go from here and it will keep on moving until unless it is not getting the same height। मतलब यहाँ से बॉल इधर पे जब तक पकड़े हुए थे तब तक किस में थी, रेस्ट में थी, और यहाँ पे किस में है, मोशन में है, और ये कब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि वो उसको सेम हाइट ना मिल जाए। ठीक है, जब तक उसको सेम हाइट ना मिल जाए। तो मोशन के लिए एक ऑब्जेक्ट, देखिए अपने फोर्स कहाँ पे लगा है, फोर्स यहाँ पे लगा, फोर्स कौन सा फोर्स लगा कहना चाहिए आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ये नीचे आई, और नीचे आने के कारण मोशन में थी तो ये बढ़ती चली गई, और ये कब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि इसको सेम हाइट ना मिल जाए, और अगर सेम हाइट इसको मिलती नहीं है तो मतलब कि चलती रहेगी। अगर इन्फिनिटी तक, if till the infinity we are not giving it that height, so means it will keep on moving। Okay, you don't have to do anything, the object will keep on moving, this is what it is going to happen here through this experiment, it was the experiment of the Galileo। So then with this experiment what he said, after observing all this experiment, what he said, that force is only required, फोर्स केवल किसके लिए जरूरत है, फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। ओके, फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मोशन। अगर वो एक बार मोशन में आ गई ऑब्जेक्ट, तो उसको
फिर मोशन में रखने के लिए तुमको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन। बट किस केस में, जब फ्रिक्शन फोर्स ना हो, व्हेन द सरफेस इज योर फ्रिक्शन लेस। व्हेन द सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, एक सरफेस फ्रिक्शन लेस और उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उसको उस ऑब्जेक्ट को रोकने, वो ऑब्जेक्ट जब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उसको रोकते नहीं। ओके, इट विल नॉट स्टॉप, ऑब्जेक्ट विल नॉट stop on the frictionless surface if it is moving unless you are not stopping it. Okay, जब तक कि तुम उसको स्टॉप नहीं कर रहे हो तब तक वो ऑब्जेक्ट रुकेगी नहीं। Okay, it will not stop if you will not stop it. Okay, so to make it stop you have to apply force, you have to apply फोर्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। Okay, so this was his experiment. What he said, that force is only required to start the motion on the object. It is not required to keep the object in the motion. Object को motion में रखने के लिए हमको force की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप argue कर सकते हैं तो फिर हमको क्यों, मतलब कि अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें जब हम चलाते हैं तो उसमें हमको क्यों रेगुलर डीजल चाहिए? हमको एक बार स्टार्ट कर दें उसके बाद डीजल का सप्लाई बंद कर दें, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। तो फिर वो क्यों बंद हो जाती है? बिकॉज इट स्टॉप, बिकॉज जो आप जिस रोड पे चलाते हो वो रोड आपकी फ्रिक्शन लेस नहीं है। ठीक है, तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको रेगुलर पेट्रोल या डीजल या फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ताकि आप रेगुलर फोर्स लगाते रहो तो आप ये फ्रिक्शन को क्या करते जाओगे, ओवरकम होते जाओगे। क्योंकि practically we don't have any surface which is completely frictionless। तो अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो उसमें हमको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब अपन ने अभी यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी जो ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो अगर मान लो तुम नहीं लगा रहे हो और सरफेस रफ है तो वो क्या हो जा रही है, रुक जाएगी। इफ द सरफेस इज रफ then it will stop, but it is not more stopping automatically। that surface is stopped because of the friction। फ्रिक्शन भी क्या है, एक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है जो आप इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो। वो मोशन में थी और फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लगा जिसके कारण वो क्या हो गई, रुक गई। और अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्या होते जाएगी, मूव करते जाएगी, नहीं रुकेगी, इट विल नॉट स्टॉप। सो देन इसी एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने आगे स्टडी की, एंड ही हैज given that a law, and he said that the object will remain in the state of rest। okay, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पे अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये क्या मोशन में आएगी, नो। ठीक है, इट विल नॉट कम इन मोशन अनलेस अंटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट। तो अगर वो रेस्ट पे है और तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन कैसी सरफेस पे, आइडियल सरफेस पे। आइडियल सरफेस मतलब कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो उसमें अगर वो मोशन में है, ठीक है, इट इज इन मोशन, तो वो भी रेस्ट पे नहीं आएगी अगर उस पे तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, वो अपने स्टेट चेंज नहीं करेगी अगर तुम उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। और ये सब कब होगा, आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन मींस इन अ फ्रिक्शनलेस surface। In a frictionless surface, if an object is in rest, so it will remain in the rest, it will not start moving, or if it is in motion, so it will remain in motion, it will not stop। okay, if you will not apply any force। so that was the law given by न्यूटन। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, एंड उसी को फर्दर आगे स्टडी करके न्यूटन ने एक रूल बना के अपनी किताब में छाप दिया। So that his statement
object will remain, or you can say remains, in rest or in uniform motion, or in uniform motion in a straight line, in a straight line, unless unless compelled to change, unless compelled to change unless compelled to change that state by an applied force. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज नॉट मेड चेंज बाय एनी अप्लाइड फोर्स। जब तक तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर दे रहे हो तब तक वो अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं करेगा। That was the first law of motion which was given by the Galileo Galilei. Okay, this was the Galileo Galilei। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये एक्सपेरिमेंट किया, बॉल को उसी हाइट तक ले गए, ठीक है, और फिर स्लोप को धीरे धीरे कम कर दिया और जब स्लोप को एकदम जीरो कर दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन कर दी, तब उनको लगा कि ये बॉल तो कभी रुकने वाली ही नहीं है क्योंकि रोकने के लिए इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, जब इसको यहां से छोड़ते थे तो यहां पे जाके क्यों रुक जाती थी, क्योंकि यहां से ये आई, जब यहाँ पे जब ये स्ट्रेट पाथ में चलने लग गई तो यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ पे अभी भी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो ये कांटेक्ट में होने के कारण इस ऑब्जेक्ट पे एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं। देन हियर द फोर्स इज बैलेंस्ड, so that's why net force acting on the object is zero, और net force जीरो है तो इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along here it will move in a straight line and with a constant velocity because net force acting on the object is zero। सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ। ओके, कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन unless compelled to change that state by any external force। So if an object is in rest it will remain in rest, if it is in motion it will remain in motion, it will not change its state। तो यहां से this first law gives you the definition of force। okay, it gives you the definition of force। कि definition of force क्या है, कि force cause है, force is a cause। ओके, ये कारण है हिंदी में कहा जाए तो, इट इज अ कॉज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट लॉ आपको क्या देता है, द फर्स्ट लॉ गिव्स यू द ओवरव्यू दैट व्हाट इट इज द कॉज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड व्हाई वी डू कॉल इट लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन